एमए फाइनल के और प्रथम वर्ष के बच्चों का स्वागत। सभी विद्यार्थियों से मैं बता दूं कि एमए पूर्वार्ध में और बीए प्रथम वर्ष में बहुत से कवि और टॉपिक बिल्कुल सेम है। तो बीए प्रथम वर्ष वाले बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वही प्रश्न हम कर रहे थे जिसका एक भाग पहले कर चुके हैं, नागमती वियोग वर्णन के बारे में, कि नागमती का जो वियोग वर्णन है वो हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ, जिसको हम उत्कृष्ट निरूपण है। ये आचार्य शुक्ल जी की जो उक्ति है उसी का हम वर्णन कर रहे थे। तो जायसी कृत जो अपनी पद्मावत है उसमें किस प्रकार से नागमती के विरह का वर्णन कवि ने किया है, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं उस सदी में किस प्रकार से चित्रकला होती थी, जिसमें किस तरह से नागमती विरह वर्णन को दर्शाया गया है। राजघराने की स्त्री थी, लेकिन बावजूद इसके वो कितनी आम स्त्री की तरह विरह में व्यतीत थी। जायसी का परिचय आपको पहले दिया जा चुका है, एक बार हल्का सा हम दोहरा लेते हैं। जायसी की जो रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, सुरवानामा, मोराईनामा, मुकहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम, बारहमासा, धनावत, सोरठ, जपजी, मैनावत, मेखरावटनामा, कहारनामा, स्फुट कविताएं, लहतावत, सकरानामा और मसला या मसलानामा। तो ये कुछ रचनाओं के नाम है, आपको ध्यान रहे इसके लिए चर्चा की है। तो जो जायसी का बारहमासा है वो, उस पे अगर अपन चर्चा करें तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जायसी का बारहमासा। नागमती कौन थी? रत्नसेन की विवाहिता पत्नी थी। जो राजा रत्नसेन थे उनकी विवाहिता पत्नी थी। अपने प्रियतम रत्नसेन के वियोग में वो अत्यंत व्याकुल है। रत्नसेन जब से चित्तौड़ छोड़कर गए हैं तब से वापस नहीं आते हैं। तो नागमती को ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्रिय किसी अन्य युवती के प्रेम जाल के बंधन में बंध गए हैं। और क्योंकि आप जानते हैं पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं जहाँ भी जाते थे ये लोग, वहाँ से एक सुंदर कन्या को ले आते थे या किसी न किसी बंधन में बंध जाते थे। तो ये राजघराने की स्त्रियों की एक आम समस्या थी और आम दुख था। पति के समीप रहने पर जो प्रकृति नागमती को बड़ी सुखदायी लगती थी और बहुत ही मोहकारी लगती थी, वो पति से दूर रहने पर बहुत ही दाहक होती है, पीड़ादायक होती है। और नागमती जो है वो विरह में भरकर कहती है, नागमती चितौर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तोई मोर प्यू मोसो हरा, सुआ काल होई लेवगा प्यू, प्यू नहीं जात जात बर जीव, सारस जोरी कोन हरी, मारी ब्याधा लीन, झुरी झुरी पंजर हो बही, विरह काल मोई दीन। तो यहाँ नागमती का जो विरह वर्णन है उसको देखा जा सकता है। चितौर पथ हेरा, आपको इसका अर्थ भी प्रसंगवश बता देती हूँ, आपके कोर्स में भी है कि नागमती चित्तौड़ के पथ को देखती है, हेरा यानी देखती है कि प्रिय जो गए फिर से उन्होंने यहाँ फेरा नहीं किया, वापस नहीं आए। नागर काहू नारी बस भरा, वो प्रिय जो है वो चतुर, नागर यानी चतुर, वो किसी नारी के वशीभूत हो गया है और उसी ने मेरे प्रिय को मुझसे छीन लिया है, हरण कर लिया है। सुआ काल होई लेगा प्यू, प्यू नहीं जात जात बर जीव। सुआ जो था, तोता था हीरामन, वो काल बन करके उसके प्रिय को उठाकर ले गया। केवल प्रिय ही नहीं गए हैं, वो नागमती इतनी विरहित है, इतनी दुखी है, कहती है प्रिय नहीं जाते, चाहे जीव चला जाता, प्राण चले जाते नागमती के, प्रिय को तो नहीं जाना था। सारस जोरी कौन हरी, मारी ब्याधा लीन, झुरी झुरी पंजर हो बई, विरह काल मोई दीन। कि कौन था जिस बहेलिये ने सारस की जोड़ी को हर लिया,
जो नागमती और रत्नसेन की सारस जैसी जोड़ी थी, पंछी का जोड़ा था, उसको किसी व्याघ्र ने मार लिया, छीन लिया, बद कर दिया उसका। झुरी झुरी पंजर हों भई विरह काल मोइदीन, कि इसलिए याद में झुरझुर करके पंजर बन गई हूँ। नागमती कहती है कि वो उसका कंकाल मात्र रह गया है याद कर करके, और विरह काल जो है वो किसी बहेलिये ने उन्हें दे दिया। तो इस प्रकार वो उसका पीड़ा इसमें आप देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलंब श्रृंगार के अत्यंत समुज्वल रूप का विकास दिखाया गया है। तो ये जायसी की इस बारे में टिप्पणी है। अब अपन कल पढ़ चुके हैं विरह काल के बारे में, नागमती विरह की बहुत सारी विशेषताएं, 3 विशेषताओं पर अपन ने प्रकाश डाला है। अगली है विरह में व्यंजना। अब व्यंजना क्या होती है कि मतलब जो नागमती है उसको कोई संताप में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उसकी जो स्थिति है उसको, प्रेम चाहे कितना भी दुखदायी हो, चाहे कैसा यंत्रणामय हो, कितना ही दुखदायी क्यों न हो जाए, परंतु हृदय जो है वो इस स्थिति से अलग नहीं होना चाहता। यानी तुमको ढूंढा पीड़ा में, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, जैसा महादेवी वर्मा कहती है। तो दर्द जो है वो दवा बन जाता है, गालिब भी कहते हैं। तो इसलिए पीड़ा की स्थिति में वियोगी रहना चाहता है, क्योंकि उससे लगता है कि वो प्रिय के नज़दीक है। उस यंत्रणा को सहने में एक प्रकार की सांत्वना और आनंद मिलता है। ऐसे लगता है कि प्रिय के नज़दीक है। प्रेमजन्य संताप के अतिरेक से नागमती को रह रहकर संताप सहने की बुरी लत पड़ गई है, और जायसी इसकी अनूठी व्यंजना करते हैं। कैसे करते हैं वो व्यंजना? जरत बजागिनी करु पियु छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। हे प्रिय, बजाग्नि यानी प्रेम की जो अग्नि है, वज्र अग्नि जल रही है, और हे प्रिय, नागमती का शरीर इस वज्र जैसी अग्नि में जल रहा है, तो आकर के छाया करो। आई बुझाऊ अंगारन मारा, हाँ, अंगारों के भीतर जलती हुई नागमती को आप बचाओ। तो इस प्रकार व्यंजनात्मक रूप से विरह की वेदना को व्यक्त किया है। प्रकृति से साहचर्य। अब आप देखिए कि आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि जब भी कभी दुख की स्थिति होती है या सुख की स्थिति होती है, तो व्यक्ति प्रकृति को अपने करीब पाता है। सुखी है तो पेड़ पौधे इतना अच्छे लगते हैं और एकदम नज़दीक लगते हैं कि ये फूल हंस रहे हैं तो सुख के कारण, और सब तरफ सुखद वातावरण है। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो प्रकृति भी ऐसे लगता है उदास हो गई है, दुखी है, फूल मुरझा गए हैं। व्यक्ति जो है प्रकृति से नज़दीक, और अपने दुख को व्यक्ति कई बार किसी को नहीं कहता है, जाकर के पेड़ पौधों से, प्रकृति से बतियाने लगता है। तो यही कुछ स्थिति थी मनुष्य के, जो सहज संपर्क में आने वाले उसी के द्वारा पाले गए पौधे किस प्रकार उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, बहुत ही कौशल के साथ इसमें जायसी ने दिखाया है। नागमती के दुख से व्याकुल पक्षियों की वेदना का अंत तभी होता है जब रत्नसेन पुनः चित्तौड़ में आ जाते हैं। तो इसका वर्णन किस तरह से किया है? पलुटो नागमती के बारी, सोने फूल फूल फुलवारी। इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो नागमती विरह की एक विशेषता है, विरह की उत्कृष्टता। जायसी जो है उन्होंने मानव हृदय की सामान्य भावभूमि पर विरह की ऐसी धारा प्रवाहित की है जिससे हृदय का समस्त कलुष धुल जाता है। यानी मन में जितना भी पीड़ा है या भेदभाव या किसी भी प्रकार के विकार हैं, वो सब इस विरह में धुल जाते हैं। तो व्यक्ति जो होता है ना, वो ऊपर उठ जाता है, ईश्वर के करीब हो जाता है। तो देखिए एक उदाहरण बता देती हूँ आपको जल्दी से। यह तन जारों छार के, कहों की पवन उड़ाए, मकुते ही मार्ग उड़ी पड़े, कंत धरे जय पाँव। देखिए कैसा उत्कृष्ट विरह है कि ये शरीर जला करके विरह में नागमती कहती है राख बना दूं, और ऐसे कहूँ पवन से कि इसको उड़ा करके वहाँ ले जा जहाँ प्रियतम पैर रखते हैं।
जहाँ भी पैर रखें वहाँ मेरी राख जो है उनके पैरों के नीचे आ जाए। तो ये देखिए क्या विरह की उत्कृष्टता जायसी ने प्रकट की है। इसी प्रकार इनके विरह वर्णन की एक विशेषता हम कह सकते हैं फारसी प्रभाव। विप्रलंब श्रृंगार को जायसी ने पद्मावत में मुख्य रूप से प्रधान रूप से रखा है। कवि ने जहाँ विरह दशा में भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है वहाँ फारसी साहित्य द्वारा पोषित भावों के छींटे भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। यानी विदेशीयता का प्रभाव दिखता है इसमें फारसी मसनवी शैली में। इसका मैं आपको बताऊं, क्लास में भी आपको बताया था जैसे कि जो फारसी मसनवी शैली का प्रभाव है उसके कारण क्या कुछ विभत्स चित्रण हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो विरह वर्णन है उसमें रक्त, मांस, खून इनका वर्णन हम नहीं कर सकते। हम प्रेम में, विरह में केवल प्रेमिल भावों को स्थान देते हैं, कोई विभत्स चित्रण इसमें नहीं करते, जबकि वहाँ ऐसा चित्रण विदेशी प्रभाव में देखने को मिलता है। तो जैसे आपको एक उदाहरण दूं, विरह सरागनी भूंजे मासू गिरगिरी परे रकत के आंसू। यानी विरह जो है उसकी आग जो है मांस को भून रही है और रक्त के आंसू धरती पर गिर रहे हैं। हड्डियों का सुख भुगाना, रक्त के आंसू गिरना, ये फारसी मसनवी शैली के प्रभाव से इसमें आए हैं। तो बच्चों एक ये विशेषता और हो गई, क्या विशेषता? फारसी प्रभाव। ठीक है, अगली एक और विशेषता मैं आपको बता देती हूँ, 12 मासा वर्णन। यानी 12 मासा, शुरू में भी जैसा कि मैंने बताया ही था कि जायसी ने जो है 12 मासा वर्णन किया है। नागमती के अंतर्गत 12 महीनों का विरह वर्णन है। हर ऋतु का 12 महीनों का क्या प्रभाव पड़ता है, भिन्न भिन्न मास में होने वाली आंतरिक मनोव्यथा का चित्रण 12 मासा में कवि ने किया है। 12 मासा में वेदना का अत्यंत निर्मल रूप, दाम्पत्य जीवन का मर्मस्पर्शी स्वरूप और माधुर्यपूर्ण विकास, प्राकृतिक वस्तुओं और उनके व्यापारों और के साथ सर्वथा अकृत्रिम, सरल, स्निग्ध और मृदुल रूप में भारतीय हृदय में जायसी के काव्य में हमको प्राप्त होता है। यानी जो भी ऋतु आती है उससे विरणी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय आधार पर जो 12 मासे हैं उनकी विशेषता इसमें देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए उद्दीपन रूप में वियोग वर्णन जायसी के 12 मासा में जो है 2 बातें प्रमुख रूप से है। दुखों के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना है। पहला तो ये है वियोग वर्णन में जो जायसी के 12 मासा में, और दूसरा प्रकृति जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन भी मिलता है। जैसे आपको बता दूं, जेठ जरे जग चले लुआरा, उठई बवंडर परई अंगारा। जेठ का महीना जल रहा है, लुएं चल रही हैं और बवंडर पड़ रहे हैं, अंगारे, उठई बवंडर परई अंगारा, अंगारे बरस रहे हों, बवंडर उठ रहे हों। और इसी तरह चारों पवन झकोरे लागी, लंका दाही पलंका लागी, है ना। तो इसमें भी चारों तरफ से पवन झकझोर रही है विरह की, और लंका को जलाया, अब नागमती के पलंग को जलाने लगी है। तो बच्चों इस प्रकार से ये बहुत सारे नागमती वियोग वर्णन की विशेषताएं हैं। तो एक आध विशेषता और जैसे हो सकती है, जैसे जायसी के विरह वर्णन में हिंदू गृहिणी का अनुराग, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कवि, वैसे फारसी मसनवी शैली का प्रभाव है, जायसी खुद मुसलमान थे लेकिन हिंदू घर की कथा को उन्होंने लिया। कवि ने अपनी भावुकता का इसमें इस प्रकार परिचय दिया, रानी नागमती अपना रानीपन भूल जाती है, राजसी ठाट बाट से परे है। वो आम हिंदू गृहिणी जो होती है, हिंदू स्त्री होती है, उसके क्या हाल होते हैं वही इसमें दिखाया है। उसको कोई रानी के रूप में चित्रित नहीं किया है, हिंदू गृहिणी के सामान्य रूप को हम इसमें देखते हैं। इसलिए प्रेम का उज्जवल स्वरूप दिखाई देता है। जैसे ये वाला जो अपन ने पहले जो पंक्तियां देखी थी, ये भी है, चारियों पवन झकोरे लागे, लंका दाही पलंका लागी, है ना। और इसी प्रकार चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पीऊ पुकारत पावा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसके हिंदू गृहिणी का अनुराग है। यानी चित्रा नक्षत्र जो है वो मीन राशि पर आ जाता है
है ना। तो पपीहा बोलने लगता है, वर्षा ऋतु आती है। तो ये सारे हमारे यहाँ रीति रिवाज और जो मान्यताएं हैं, स्थापनाएं हैं, लोक जीवन की भावनाएं हैं हिंदू घरों की, वो इसमें चित्रित हुई है। और इसके अलावा एक और विशेषता मुझे याद आ रही है, सादृश्य भावना। तो नागमती जो है दूसरों को सुखी देखकर अपने दुख के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना करती है। यानी समानता हम स्थापित कर ही लेते हैं, कोई सुखी है कोई दुखी है, तो वो इसमें समानता स्थापित हो जाती है। सभी के मित्र आ जाते हैं और वो अकेली रहती है। तो आदमी तुलना तो करता है, सादृश्य भावना यानी अगर वो किसी जोड़े को साथ देखती है तो उसको भी अपने प्रिय की स्मृतियाँ आने लगती है। तो ये विषमता जो है वो उसको और दुखी करती है। जैसे चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा पीऊ पुकारत पावा, यानी वर्षा ऋतु भी आ रही है, धरती जो है उसको भी वर्षा ऋतु का सुख मिल रहा है। तो वही एक अकेली है जो विरह में जल रही है। तो इस सादृश्यता की भावना हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज हमने जायसी के नागमती वियोग वर्णन के बारे में पढ़ा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जायसी ने अपने काव्य में विरह का अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिपादन किया है, जिसमें स्वाभाविकता और मार्मिकता का समावेश हमें दिखाई देता है। नागमती भारतीय नारी है, उसका वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में श्रृंगार का उत्कृष्ट निरूपण है। आचार्य शुक्ल का ये कथन वास्तव में सटीक बैठता है। तो आज हमने एक निबंधात्मक प्रश्न किया है बीए पार्ट प्रथम और एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है। बच्चों, आप पढ़ना, और मैंने बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और शीघ्र ही लॉकडाउन टूटेगा तो हम फिर मिलेंगे। आप परीक्षा की तैयारी करें और अपने इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। अगर बाहर जाते हैं तो अपनी सारी काम घर से करें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। बहुत आवश्यक हो तो निकलें और घर बैठ कर के पढ़ाई करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने देश के लिए इस कोरोना वायरस को हराने में सहयोग करें। धन्यवाद बच्चों।